क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक आदमी पूरे देश को डर के साए में जीने पर कैसे मजबूर कर सकता है? आज की कहानी सिर्फ एक नक्सल की कहानी नहीं है, ये उस खून से लथपथ सच्चाई की कहानी है जिसने हमारे 76 जवानों को हमसे छीन लिया और सालों तक जंगल की आंधियों में आतंक बोता रहा। लेकिन 17 नवंबर 2025 इस तारीख ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि इस दिन देश के सबसे खतरनाक नक्सली कमांडर हिडमा का अंत हो गया। और दोस्तों, उसकी मौत ने सिर्फ एक नक्सलवाद को नहीं मिटाया, उसने हजारों परिवारों को सुकून की एक नई सांस वापस लौटा दी। स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। कहानी वेरी इंटरेस्टिंग है, इसे आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं हिडमा की कहानी, डर, खून और एक खतरनाक जंगल का सच। दोस्तों, इस देश के अंदर एक ऐसा ऑपरेशन चलाया गया था जो सच में जान की बाजी लगाकर किया गया हो। देश की सुरक्षा एजेंसी और हमारे बहादुर जवानों ने पूरे जंगल के इलाकों की पहले से रेकी कर रखी थी। ये ऑपरेशन बहुत ही सावधानी और पूरी तरीके से गुप्त रूप में चलाया गया, ताकि किसी को कानो कान खबर भी न लगे। जंगल की कठिन और ज्योग्राफिकल वाली पोजीशन के बीच चल रहा ये ऑपरेशन खतरों से बिल्कुल भरा था। हर कदम पे रिस्क था, हर पेड़ के पीछे एक डर छुपा हुआ था। तारीख थी 17 नवंबर 2025, जब सुरक्षा बलों ने बस्तर के सुकमा जिले के एक गांव को चारों तरफ से घेर लिया। उस घेराबंदी के दौरान नक्सलियों और सेना के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई और दोनों तरफ भारी नुकसान भी हुआ। लेकिन हमारे जवानों ने बहुत समझदारी और बहुत धैर्य दिखाया। उन्होंने जंगल के किनारे से नक्सलियों को ऐसे घेरा कि उन्हें बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। और जब ये ऑपरेशन सफल हुआ, तभी एक ब्रेकिंग न्यूज चली जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। खबर आई कि देश के सबसे खतरनाक नक्सली कमांडर हिडमा आखिरकार मारा गया। उसके साथ उसकी पत्नी राजे और उसके कई करीबी साथी भी इस एनकाउंटर में ढेर हो गए। इस खबर को सुनकर देश के लाखों परिवारों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि ये वही शख्स था जिसने सालों तक खून और डर का खेल खेला था। इसके बाद मीडिया ने कहा, इंडिया इज क्लोजर टू एंड ऑफ वन ऑफ द ब्लीडिएस्ट चैप्टर्स। मतलब ये था कि देश अपने इतिहास के सबसे खून खराबे वाले दौर से बाहर निकलने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा चुका था। हिडमा सीपीआई यानी कि माओवादी का सीनियर कमांडर था। आखिरकार वो ढेर हो चुका था। ये वही नक्सली था जिसने माओवादी हिंसा को एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंचाया था। इस खबर ने छत्तीसगढ़ के लोगों को सीधे 2010 की उस दर्दनाक घटना की याद दिला दी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। साल था 2010 से अप्रैल की शाम को छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला इलाके में सेना की एक टुकड़ी गश्त कर रही थी। जंगल के ये अंधेरे इलाके हमेशा से ही छुपे खतरों जैसे लगते थे, लेकिन उस शाम दुनिया को एक ऐसा मंजर देखना था जो आने वाले कई सालों तक डर का चेहरा बन जाएगा। नक्सलियों का एक 300 लोगों का एक बड़ा ग्रुप सेना पर बड़े हमले की तैयारी में था। जंगल को चारों तरफ से घेर कर रखा गया था। जैसे ही सेना की टुकड़ी उस जंगल के अंदर पहुंची, तभी एक भयानक धमाका हुआ और नक्सलियों ने सड़क में लेड माइंस बिछा रखी थी। साथ ही पास की जो पुलिया बना हुआ था उसको भी बम से उड़ा दिया और एक जोर धमाके की आवाज आई। सुरक्षा बलों ने तो पहले जोरदार जवाब दिया और 8 नक्सलियों को वहीं मार गिराया, वहीं ढेर कर दिया। लेकिन पास की पहाड़ी से शुरू हुई ये भारी गोलीबारी में जवान बुरी तरीके से फंस गए थे। इस हमले में 76 यानी कि 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और कई घायल हो गए थे। ये हमला नक्सल इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक हमले में से एक था। इससे पहले नक्सलवाद की तरफ से इतना बड़ा हमला कभी नहीं किया गया था। जब इस हमले का मास्टरमाइंड सामने आया तो एक नाम पूरे देश में फैल चुका था। वो नाम था माडवी हिडमा। शुरुआती दिनों में हिडमा एक मामूली कार्यकर्ता था, लेकिन दंतेवाड़ा और सुकामा के घने जंगलों की पेचीदगियों का वो बहुत अच्छे से जानता था। वही ज्ञान, वही जंगल उसकी असली ताकत बन गई। हिडमा छिपकर हमला करता था, वो सामने से कभी हमला नहीं करता था और जंगल को अपने लिए ढाल बनाता था। बहुत कम लोग जानते थे कि जंगल के अंदर वो अपने दोस्तों को एक गोरिल्ला वॉरफेयर सिखाता था। उसके पास 4 सुरक्षा लेयर थी और हथियार एडवांस भी थे और हथियार भी एडवांस में थे। 2010 की ताड़मेटला घटना ने उसे नक्सलियों का एक बड़ा नेता बना दिया था। उस दिन उसने खुद को एक खतरनाक वॉरलॉर्ड साबित कर दिया। फिर आता है 2013। कांग्रेस नेता नंदू कुमार पटेल, वीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा चीरम घाटी में चुनावी दौरे पर थे। तभी हिडमा के दोस्त ने उन पर एक बड़ा हमला कर दिया और इसमें तकरीबन 27 लोग मारे गए, जिनमें कई बड़े नेता भी शामिल थे और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर भी शामिल थे, जो सारे मारे गए थे। इसके बाद हर हमले के पीछे एक ही नाम सुर्खियों में आने लगा, वो नाम था हिडमा। उसके किस्से जंगल में बच्चों की कहानियों की तरह घूमते थे, लेकिन उन कहानियों के पीछे जो सच्चाई छुपी हुई थी वो बहुत ही खौफनाक थी। माडवी हिडमा की सबसे बड़ी ताकत उसकी पीएसएफ बटालियन नंबर 1 थी। हिडमा ने इस बटालियन को अपनी चालाक और रणनीति सोच के आधार पर तैयार किया था। इसमें सिर्फ फिजिकल ताकत ही नहीं, बल्कि गुप्तचर तकनीक, गुरिल्ला लड़ाई और इलाके पर कंट्रोल रखने की खास ट्रेनिंग दी जाती थी।
पीएसएफ बटालियन नंबर 1 की ट्रेनिंग, अनुशासन और ऑर्गेनाइजेशन स्किल इतनी मजबूत थी कि ये नक्सली संगठन का सबसे खतरनाक और सबसे कुशल ग्रुप बन गई थी। इस बटालियन को बनाने के लिए हिडमा आदिवासी युवाओं और आसपास के ग्रामीणों को भर्ती करता था, जिन्हें जंगल का हर पेड़, हर रास्ता, हर छुपा मोड़ अच्छे तरीके से पता होता था। तो उसने इस बटालियन को ऐसे तैयार किया कि ये सुरक्षा बलों पर समझदारी से हमला करें और अपने इलाके में खौफ बनाए रखें। हिडमा की लीडरशिप, उसकी चालाक सोच ने जल्दी उसे नक्सली की दुनिया में बड़ा नाम बना दिया। लेकिन हिडमा की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, ये सिर्फ बहुत और ज़्यादा गहरी और दर्द भरी है। हिडमा की कहानी शुरू होती है बस्तर के घने जंगलों और आदिवासी समाज से, जहाँ गरीबी, अन्याय और जंगल के संसाधनों पर बढ़ते भारी दबाव ने जिंदगी को बहुत कठिन बना रखा था। हिरमा का जन्म एक साधारण परिवार, आदिवासी परिवार में हुआ था और जो खेती और जंगलों पर निर्भर था। बचपन से उसने अपने समाज को सरकारी योजनाओं और विकास से दूर होते हुए देखा। इस दूर की असली वजह थी भ्रष्टाचार, सरकारी गड़बड़ियां और अधिकारियों की मिलीभगत। सोचिए, आज़ादी के 70 साल बाद भी दंतेवाड़ा के कई गांवों तक सड़कें तक नहीं पहुंची थी, अस्पताल नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं। इसी हालात में नक्सलियों को मौका दिया गया कि वे युवाओं को अपने साथ जोड़ें और सरकार के खिलाफ लड़ने की कहानी सुनाएं। लेकिन असलियत यह थी कि सरकार के नाम पर लड़ते लड़ते वो देश के खिलाफ काम करने लग गए थे। हिरमा ने धीरे धीरे आदिवासी युवाओं को अपने संगठन में शामिल किया। उसकी लीडरशिप, उसकी जंगल में छिपने की कला और उसका साहस उसे माओवादी संगठन में ऊपर उठाते गए। धीरे धीरे वो नक्सली सेना के सबसे बड़े दस्ते का कमांडर बन गया और 150 से ज्यादा हथियारबंद लड़के उसके एक इशारे पर हमले करने निकल पड़ते थे। सुरक्षा बल जब भी जंगल में जाते तो जवानों के मन में एक ही डर रहता था कि कहीं हिडमा तो आसपास तो नहीं छुपा बैठा है। लेकिन 18 नवंबर 2025 मरडू मिली जंगल में हिडमा का अंत ठीक वैसे ही हुआ जैसा किसी खूंखार हत्यारे का होता है। सुरक्षा बलों ने हिडमा, उसकी पत्नी और 4 अन्य नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया, उनको ढेर कर दिया। एक दिन पहले ही ऑपरेशन चला था और अगले ही दिन खबर आई कि हिडमा गन डाउन हो चुका था। ये सिर्फ एक नक्सल की मौत नहीं थी, ये देश की उस लड़ाई का बड़ा मोड़ था। जब हिडमा गिरा तो सिर्फ एक आतंक ही नहीं गिरा, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों की अधूरी दहशत भी मिटने लगी जो सालों से अपने बेटों को वर्दी में विदा करके डर के साए में जीते थे। सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई, उन्हें आधुनिक हथियार, नई तकनीक और खास ट्रेनिंग दी गई। ऑपरेशन कॉक जैसे बड़े अभियानों के जरिए नक्सल कमांडरों का अंत करने उन्हें और उनके पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की गई। इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी मजबूत बनाया गया ताकि नक्सलियों की हर हरकत पर नजर बनी रहे। क्योंकि दोस्तों, जब जान पर खेलकर जवान अंदर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा किसी भी प्लान से पहले आती है। सिक्योरिटी के बाद काम हुआ डेवलपमेंट पर। सरकार ने नक्सली इलाकों में सड़कें बनाई, बिजली पहुंचाई, स्कूल खोले, अस्पताल बनाए और बुनियादी सुविधाएं दी। आदिवासी और ग्रामीण समाज की आर्थिक स्थिति सुधरने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई ताकि स्थानीय लोग मेन स्ट्रीम से जुड़े और समाज से जी सकें। क्योंकि भूखा इंसान बंदूक की तरफ जल्दी जाता है, लेकिन जब वही इंसान अपने बच्चों के स्कूल जाते देखता है तो उम्मीद की लौ फिर से जलने लगती है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन, यानी संवाद, बातचीत और भरोसा। भारत सरकार ने हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास, माफी और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए ताकि वे हथियार छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर सकें। कुछ नक्सली गिरोहों को शांति प्रक्रिया में शामिल किया गया, इससे पूरे आंदोलन को कमजोर करने की बड़ी मदद मिली। लेकिन दोस्तों, असली जरूरत थी केंद्र और राज्य सरकार के बीच मजबूत कम्युनिकेशन। दोनों ने मिलकर एक कॉम्प्रेसिव योजना बनाई और अलग अलग एजेंसियों के बीच ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसे नक्सलवाद के खिलाफ एकजुट होकर कदम उठाया जा सके। दोस्तों, मारवी हिडमा की कहानी एक आदमी की कहानी नहीं है, ये सोच की कहानी है, एक गलत सोच जिसने हजारों जवानों को हमसे छीन लिया। आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बाद भी नेटवर्क की एक लाइन भी नहीं पकड़ती। ये सिर्फ सरकारों की नाकामयाबी नहीं थी, ये उस बढ़ते असंतोष की कहानी थी जो लोगों के मन में सालों से जमा था। लेकिन देखिए, चाहे कुछ भी हो, कानून को हाथ में लेना गलत है और गलत ही रहेगा, और जो गलत करेगा उसका अंत भी गलत ही होगा, और जैसा कि हिडमा के साथ हुआ। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ऐसी कहानी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। क्योंकि थोड़ा मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कैमरे के सामने बोला नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा कोई गलती हुई तो। लेकिन आगे की जो कहानी आएगी उसमें थोड़ा सुधार रखेंगे। ओके।